हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेवल 1 का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि नंबर 1, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नंबर 3, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। नंबर 4, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अपना ऑप्शन लगाइए। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान, क्या लिखा है? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में समाजीकरण के लिए। तो समाजीकरण में शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का विकास करना, उनके साथ साथ उनकी सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देना होता है और यह बच्चों की सामूहिक भागीदारी एवं सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा करता है। उसी पर निर्भर करता है। एक बच्चे जितना सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जितना लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, उतना बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा और उसी के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब पहला ऑप्शन देखते हैं क्यों नहीं है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों और प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। देखिए, गुड ग्रेड्स का कहीं भी ज़्यादा प्रावधान अब नहीं रहा है कि अच्छे नंबर मिले। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने कि क्यों है, क्या है, कैसे, यह सब सोचे समझे बिना जो कहा जा रहा है उनको मानते रहें, ये भी गलत तरीका है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय प्रदान किया जाता है। इनकी वो चीज़ें जो विद्यालय में सिखाई जा रही हैं उनकी प्रकृति से, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से, उनकी संस्कृति से चाहे मैच करती हो या ना करती हो, उनको सीखना ही पड़ेगा। यह प्रावधान बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट चॉइस होगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टि अधिगम। अपना आंसर लगाइए। देखिए, वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास का, उसके विकास में बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिनमें वे पहले से कक्ष में पढ़ चुके होते हैं और इसी से उन्हें आपस में समस्या समाधान के पारस्परिक शिक्षण का लाभ भी प्राप्त होता है। तो जो उन्होंने ज्ञान पहले प्राप्त कर रखा है उसी ज्ञान को बच्चों आपस में वो अपना शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सेकंड, पारस्परिक शिक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। कि जो भी असाइनमेंट दिया गया उस वजह से दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कौल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरणों की ओर संकेत करता है? देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा कहा कि प्रभावशाली तरीके से और व्यवस्थित तरीके से काम किया गया है। तो कानून और व्यवस्था, पूर्व पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनियम। यहाँ पे अपना आंसर लगाइए आप, कौन सा होगा? यहाँ पे व्यवस्था के प्रभावशाली ढंग से बात की गई है तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। यहाँ पे दंड का, सामाजिक संविदा का, इन सब चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं। चीज़ों प्रभावशाली ढंग से किया गया और प्रभावशाली चीज़ों से जो कानून के तहत होंगी और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा तब होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही थी। आंसर पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखिए, पहले लिखा है 14 ईयर्स, 14 साल की है, तो कहीं ना कहीं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि वो किशोर अवस्था में है। और किशोर अवस्था में कौन सी भावना होती है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोर अवस्थात्मक अक्खड़पन और परिपक्वता। तो यहाँ पर बच्चों में स्वायत्तता का गुण आता है कि बच्चे अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, समाज में लोगों को नोटिस करें, उनको जानें, वो अपने आप को
स्वतंत्र भी चाहते हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी चाहते हैं। तो यहाँ पे स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। आंसर लगाएं अपना। पहला ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल गलत है। कक्षा का तो सिस्टम ही प्रजातांत्रिक होता है, सभी को समान रूप से समझा जाता है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कि अध्यापक सुविधादाता फैसिलिटेटर का काम करता है और अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चों को इस लायक बना दे कि अपनी सामान्य समस्याओं को तो थोड़े बहुत सहारे से वो अपने आप ही सुलझा सकें। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका संवर्धन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो जन्म से जिज्ञासु होते हैं, ये भी गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए और अध्यापक की ड्यूटी है कि उसको इस लायक वो बनाए। प्रश्न नंबर 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार हैं। चलाघात या पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, अवाक संबंध रोग, एस्पेचेसिया, भाषाघात, एफेजिया। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषाघात होगा। एफेजिया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक बुद्धि दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह सौधारित नहीं है। नंबर 2, विभिन्न बुद्धियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं होता। अपना आंसर लगाइए, क्या कहता है। पहले देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार क्या था कि बुद्धि को एक तत्व नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के ये बनी होती है। उन्होंने इसी आधार पर बुद्धि के बहुत सारे प्रकार माने हैं। भाषागत है, तार्किक गणितीय है, देशिक है, संगीतात्मक, शारीरिक, वैयक्तिक या प्रकृतिवादी। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों में उसको डिवाइड किया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है। संबंध नहीं है पूछा आपसे, तो क्या कह रहे हैं? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में हो, वो अधिक और एक से अधिक क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली हो सकता है और एक से अधिक क्षेत्रों में उसका जो प्रभाव है या उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। बाकी ये शोध आधारित भी है, भी शोध जारी है। और नंबर 2, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये भी ठीक ठाक है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पे सीधी बात है, अनुभवात्मक आधार तो इसका है। ऑप्शन बनेगा 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है, वे एक से अधिक क्षेत्रों में भी अपना परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वही बहुबुद्धि सिद्धांत का ही है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये भी ठीक बात है कि किसी के अंदर कितनी सामाजिकता है, कितनी संगीतात्मकता, कितना अंतर व्यक्ति, कितना अंतर्वैयक्तिक है, कितना प्रकृतिवादी है, इन चीज़ों को किस आवेश पर मापेंगे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन तो लग रहा है कि इसका आंसर शायद होगा। दूसरा, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। ऐसा भी नहीं है, सभी को समान महत्व देती है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन वर्ग के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई व्यक्ति कितना सामाजिक है, कितना अंतर्वैयक्तिक है, कितना प्रकृतिवादी है, कितना भाषागत है, इसका कोई एक निश्चित टूल नहीं बना हुआ है। तो आंसर होगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। ये तो पक्का है कि कक्ष में जो बच्चे होते हैं उन्हें सब में विभिन्नता होती है। सबका सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक स्तर
आर्थिक स्तर, उनका पूर्व ज्ञान का स्तर, IQ लेवल सबका लगभग अलग अलग होता है। तो इसका क्या चीज़ है, क्या प्रभाव पड़ता है? जो व्यक्ति विभेद है, अब बताइए क्या करना है। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं, अध्यापक की सहायता करते हैं। तो लगाइए अपना आंसर कौन सा होगा। आंसर इसका 4th होगा। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में विद्यार्थियों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। आगे लिखा है लाभकारी नहीं है, लाभकारी है बिल्कुल। हानिकारक है, हानिकारक कैसे हो जाएगा, ये लाभकारी है और विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित जो आकलन था ये किस लिए प्रारंभ किया गया था? राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्यवस्था या व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु। अपना लगाइए आंसर कौन सा ऑप्शन है आपका। तो क्या होगा, विद्यालय आधारित आकलन का उद्देश्य क्या है? बार बार पढ़ते आने बच्चे का संपूर्ण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना सबसे मेन चीज होती है। तो यहाँ लिखा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर प्रश्नों को संगठित करना। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि आपको ऑडमैन फाइंड आउट करना है कि चारों में से अलग कौन सा है, एक जो अलग है वो बताना है। प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठन करना, किसी विषय पर आधारित या किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी प्रचालित करना, और नंबर 4 स्वयं आकलन के कौशल को प्रोत्साहित या प्रतिमानित करना। लगाइए अपना आंसर कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर प्रचलित करना, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। और चौथा यह स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमान करना, यह बच्चा अपने लिए खुद करता है। तो अपने आप अलग हो गया। 11वें का ऑप्शन होगा 4। ऑप्शन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? पहला, क्या आपने अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? मूल्यांकन दिखा रहा है इसको। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, लगाइए आपके अकॉर्डिंग। आंसर होगा इसका 4th। क्या कह रहा है कि जो भी निर्धारित मापक दिए गए हैं उनमें से कौन सा मापक सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो दोनों जो भी दो हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक से अधिक जितने भी मापक हैं सबका आप विश्लेषण करोगे, सबको जांच पड़ताल करोगे, तब बता पाओगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो विश्लेषण के बाद ये चीज़ें होंगी, निश्चित तौर पर आपका चौथा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बिल्कुल हो सकता है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाएं, उनको आंतरिक रूप से मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें कि हाँ आप ये कर सकते हो, आपके अंदर योग्यता है। दूसरा, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, बिल्कुल उनको आंतरिक रूप से मोटिवेट करें और जो भी उन्होंने किया उसका फीडबैक उनका पॉजिटिव रूप में दें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आपकी रुचि विकसित करें। आप अपनी रुचि नहीं, बच्चों पर ध्यान देना है। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को प्राय तुलना करना तो कहीं भी बेटर माने नहीं जाता है, नेगेटिव वर्ड है। इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षा है, उच्च अपेक्षाओं का भी बच्चों पर दबाव आता है, अपने परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते। तो बस इसका एक तरीका उनको आंतरिक रूप से मोटिवेशन करना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सपोर्ट कर रहा है।
आंसर होगा इसका 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रेमस्तिष्कघात, पर अभिघात तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार। देखिए इसमें लिखा है जो पर अभिघात तनाव, ये कैसी है? जो किसी शारीरिक परेशानी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से विकार उत्पन्न होता है। और ये किसी भी अवस्था में, किसी भी एज में हो सकता है, बाल्यावस्था में हो, शिशुअवस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो। लेकिन जो आपके बाकी 3 हैं, आत्मविमोह, प्रेमस्तिष्कघात और न्यून अवधान सक्रिय विकार, ये आपकी एक विकास की अवस्था, लगभग 17-18 साल की उम्र तक इन चीज़ों का विकास जितना होना होता है वृद्धि के साथ इनका हो चुका होता है। उसके बाद इनका नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका बनेगा 3। ये जीवन के किसी भी मोड़ पर हो सकता है, बाकी एक निश्चित आयु के बाद रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? देखिए अपने आप अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ऊपर लिखा बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, यानी एक से अधिक टेक्निक, टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहा है। तो किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। जैसा कि अपने आप में है, यहाँ बहुशिक्षण लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होगा बहुशिक्षण शास्त्रीय, तो बहु एक से अधिक जब भी होंगे जब विभेदित अनुदेशन होगा, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होंगी। तो यहाँ पे आपका बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकों के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे तुम्हारा विभेदित अनुदेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? कौन सा इसमें से ठीक ठाक है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। नंबर 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। अपना ऑप्शन लगाइए कौन सा आपका। देखते हैं, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसका, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वे सदैव, देखिए यहाँ पर तो आपका अपने आप कीवर्ड आ गया, सदैव को हमेशा नेगेटिव वर्ड माना जाता है, हमेशा एजुकेशन में कहीं भी कोई सदैव नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा था ही नहीं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा हमेशा उनकी IQ ज़्यादा है, गिफ्टेड है या प्रतिभाशाली हैं, तो हमेशा वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अति संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा है। देखते हैं पहला ऑप्शन, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निरोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। लगाइए अपना ऑप्शन कौन सा आपके अकॉर्डिंग। देखते हैं, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। यदि जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जितना हो सके अधिक से अधिक प्रावधान किए जाए, उनके अनुसार सिस्टम को ढालने की कोशिश की जाए जिसमें बच्चे बेटर फील करें। तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है। दूसरे में केवल लगा हुआ है तो नहीं बनेगी बात, एकमात्र के शो कर रहा है, केवल हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने। देखिए सब बच्चों की कीमत पर सिर्फ निरोगी बच्चों का ही किया जाए तो बाकी लोगों को प्रभावित होंगे इस चीज़ से, तो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, ऐसा भी कुछ नहीं है, निरक्षर है या साक्षर है माता पिता, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। बच्चों को सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई, बच्चे केवल अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकता, मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं नहीं सीख सकता। बच्चा थोड़ा सा इन्फीरियरिटी से फीलिंग है कि इन्फीरियरिटी के भाव से ग्रस्त है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर निस्सहायता है, इन्फीरियरिटी का भाव जो आ रहा है, बच्चा निरुत्साहित हो रहा है। उसके लिए क्या कारण हो सकता है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नंबर 2, वे कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। नंबर 3, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। नंबर 4, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय लेना। तो इसका सिर्फ एक ही चीज़ है कि उन्हें लगता है कि उनके अंदर इन्फीरियरिटी की भावना हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, अपने आप अंदर संभाल लेना,
या अपना लेना कि वे कुछ भी आगे नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। और इसको दूर करने का एक तरीका है बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट किया जाए, उसको टाइम टाइम अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श किया जा सकता है कि देखिए कोई बच्चा उसकी वो अपने अधिगम में निरंतर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका स्तर नहीं बढ़ पा रहा है, तो अभी एज ए पेरेंट्स आप क्या करोगे? वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएँ उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। देखिए ऑप्शन लगाइए अपना, आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, कि यहाँ पे अध्यापकों को और बच्चे के अभिभावकों को मिलकर के इसके बारे में कार्य करना चाहिए कि बच्चा घर में कैसा रहता है, कैसे एक्टिविटी करता है, कैसा उसका रवैया होता है, और अध्यापक अपने बताए और पेरेंट्स अपने बारे में बताएं उनके बच्चों के विचार कैसे कैसे हैं, तब उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अध्यापक को नहीं पता होता, तो माता पिता ही उसके बारे में बता पाएंगे। मोबाइल फ़ोन का ऐसा कहीं नहीं है कि वो कम करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन कठिनाइयों को वर्णन कर, भैया यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे गुजारा होगा, क्या करोगे ज़िंदगी में, ऐसी बातों के बारे में बात करना, ये कुछ नहीं होगा। घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने का भी कहीं जोर नहीं दिया जाता, ना बल दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? कौन सी चीज़ें जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है? नंबर 1 अंतर्दृष्टि, नंबर 2 मानसिक प्रारूपता, नंबर 4 मूर्छाबंदी, नंबर 3 मूर्छाबंदी और नंबर 4 निर्धारण। लगाइए अपना आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी कॉलर की थी और सुल्तान नाम के चैंपियंजी पर की थी। अंतर्दृष्टि तो चीज़ों को, समस्याओं को हल करने में आदमी की सहायता करता है। अंतर्दृष्टि तो सहायता करता है, रुकावट पैदा कहीं भी नहीं करता। यहाँ समस्या समाधान बाधित कह रहा है, बाधित नहीं करता, तो ये तो बाधित करता ही नहीं है। तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर इसका। यदि आपकी अंतर्दृष्टि है तो आप चीज़ों को बहुत तरीके से सोचोगे और आपके अंदर कोई ज्ञान पैदा होगा और समस्या का समाधान आप कर सकते हो। मानसिक प्रारूपता बिल्कुल बाधित है, क्योंकि जैसा आपने मेंटल सेट, जैसा माइंड आपने सेट करा किसी चीज़ के बारे में, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मूर्छाबंदी भी उसी में आएगा, और निर्धारण फिक्सेशन, आपने पहले कोई अवधारणा फिक्स कर रखी है, उससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, आप चीज़ों के एक ही पहलू को बार बार देख रहे हो, दूसरे पहलू के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो बाधित होगी। तो आंसर होगा इसका अंतर्दृष्टि ही समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? कि एक शिक्षिका है, उसने जो पहले पाठ पढ़ रखा है उसी पाठ से जोड़ते हुए कह रही उसका सारांश लिखिए। तो वह क्या चाहती है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि बच्चे पाठ को खुद समझें। नंबर 2, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। जब तक बच्चे चलो देखते हैं आगे। व्याकरण के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वे विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल समरण करने को प्रेरित कर रही है। लगाइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। वह बच्चों को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि बच्चे पाठ को पढ़ेंगे, अपने तरीके से सोचेंगे, समझेंगे और ये गुण बच्चों के अंदर पैदा हो जाए, जो कि बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 कह रहा है विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता। जब तक तो पूर्ण रूप से पढ़ेगा ही नहीं तो उसका सार कैसे लिख पाएगा? वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशोधनता के बारे में कर सकता है। लगाइए आपके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, इसका आंसर होगा विकासात्मक। उनके डेवलपमेंट का जो रेशो गति होगी वो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर पा सकता है। दोनों कौन समान प्रकार त्रुटियां कर सकते हैं, तो विकासात्मक उनके सीखने की जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। 3 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में तनाव
निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। इसका आंसर होगा आपका संज्ञान की भावना। संज्ञान भावना पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्प्रत्यात्मक प्रगति दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नंबर 3, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। नंबर 4, यह कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ के द्वारा ही कराया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा। अपना आंसर लगाइए, तब तक देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। सॉरी, ये नहीं होगा। दूसरा, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करेगा। ऑप्शन होगा इसका सेकंड। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? वो सृजनशील है और रंगमंच का बहुत बड़ा कलाकार बनना चाह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए कम प्रेरक होगा? अब कम प्रेरक चीज़ें होती हैं जो हमें बाह्य रूप से मोटिवेट करती हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। लगाइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। देखिए साफ साफ क्या है। पहले तो ऑप्शन कह रहा है कि सबसे कम प्रेरक होगा। सबसे कम तो कहा था जो भी चीज़ें किसी व्यक्ति को बाह्य रूप से आकर्षित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, वो चीज़ें बच्चों को कम मोटिवेट कर पाती हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को यहाँ पे उसका उद्देश्य यह होगा कि राज्य प्रतियोगिताओं में वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके, जो कि एक बाह्य मोटिवेशन है। तो सबसे कम आपको यही प्रेरित करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? यह आंसर होगा इसका मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकते हैं? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। लगाइए आपका आंसर कौन सा है। 27 का ऑप्शन होगा सेकेंड। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। बच्चे सेल्फ डिसीजन ले सकें, अपनी चीज़ों को खुद अच्छी तरीके से कर सकें, वो इस चीज़ को बढ़ावा देना ही उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट चॉइस होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। परिपक्व विद्यार्थी किसको कहेंगे, क्या होता है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। लगाइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु अपने कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न रूप होते हैं। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। लगाइए आपका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों को होता है। नंबर 3, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। नंबर 4, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा इसका आंसर? लगाइए आप। इसका आंसर होगा फर्स्ट, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बिल्कुल, जैसा आनुवंशिकता है और जैसा उसको वातावरण मिला उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।